नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले बैठकों का दौर शुरू। चुनाव बाद रणनीति पर चर्चा के लिए एनडीए के मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बैठक। एनडीए घटक दलों के नेताओं के साथ डिनर का भी कार्यक्रम। दिल्ली में 20 से ज्यादा विपक्षी दलों की बैठक। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी समेत कई बड़े नेता मीटिंग में नहीं हुए शामिल। बैठक के बाद ईवीएम और वीवीपैट मुद्दे पर चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। ईवीएम की सुरक्षा पर विपक्ष के आरोप को आयोग ने किया खारिज। कर्नाटक में कांग्रेस की अंदरूनी कलह फिर आई सामने। कांग्रेस नेता रोशन बेग ने पार्टी नेतृत्व और नेताओं की क्षमता पर उठाए सवाल। पार्टी में अल्पसंख्यकों की अनदेखी का लगाया आरोप। कांग्रेस ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। अरुणाचल प्रदेश में उग्रवादियों का हमला। एनपीपी विधायक तिरोंग अबोह समेत 11 लोगों की मौत। तिरप जिले के बोगापानी गांव में हुई वारदात। एनएससीएन पर हमले का शक। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, हमला करने वालों के खिलाफ लिया जाएगा सख्त एक्शन। और बार में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के लिए टीम इंडिया कल होगी इंग्लैंड रवाना। कप्तान विराट कोहली ने बताया अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप। कोच रवि शास्त्री ने कहा, पूरी क्षमता से खेले तो आ सकता है वर्ल्ड कप। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। 17वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले राजधानी दिल्ली में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आज दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का काम पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री की अपने मंत्रियों के साथ ये पहली मुलाकात है। बैठक में सहयोगी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और सरकार में काम करने का मौका देने के लिए आभार जताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंत्रिमंडल के साथियों का उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। थोड़ी देर में एनडीए के घटक दलों की दिल्ली में मुलाकात हो रही है। रात्रि भोज पर होने वाली इस बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ आगे की रणनीति तय करेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी मौजूद रहने की उम्मीद है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान समेत एनडीए में शामिल दलों के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। और आइए दिल्ली के अशोका होटल से सीधा रुख करते हैं। अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अखिलेश, चुनाव नतीजों से ठीक पहले प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक और इसके बाद कुछ ही देर बाद डिनर डिप्लोमेसी में अमित शाह एनडीए के जो दल हैं उसके लीडर्स के साथ बातचीत करेंगे। कितनी अहम है ये बैठकें? देखिए, मैं अभी बीजेपी मुख्यालय में हूं जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे है और अभी यहां बीजेपी के जो मंत्रिमंडल और अमित शाह जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बीच में बैठक चल रही है। अभी थोड़ी देर के बाद प्रकाश जावड़ेकर जो केंद्रीय मंत्री हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री, वो अभी थोड़ी देर बाद संवाददाताओं को संबोधित करेंगे और वे इसके बारे में औपचारिक जानकारी देंगे किस तरीके से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों को धन्यवाद दिया है, क्योंकि अंततः यह सरकार का काम है जिसकी बदौलत 5 साल बाद फिर से एक बार बीजेपी मैंडेट पाने की आकांक्षा रख रही है।
और उन्हें आशा है, जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं तो उन्हें भी आशा है कि सरकार ने अच्छा काम किया है, इसलिए अच्छे नतीजे आए हैं एग्जिट पोल के। अब असली नतीजे तो 23 मई को आएंगे, लेकिन इसके पहले जो सारे मंत्रिमंडल के सहयोगियों को उन्होंने धन्यवाद दिया और उसके बाद मंत्रिमंडल के सहयोगी तकरीबन सभी राज्यों में फैले हुए थे, एक एक राज्य के इंचार्ज भी बनाए गए थे और ऐसे में उन्होंने भी अपने अनुभव साझा किए हैं, किस तरह का उनका अपना अनुभव रहा। जो एग्जिट पोल एक आया है, इसके समानांतर मंत्रियों का अपना भी एक आकलन है, उस आकलन के बारे में चर्चा हुई और इसके बाद किस तरीके से जो इंडिया के सहयोगी दल हैं विभिन्न राज्यों में, उनके कार्यकर्ताओं का किस तरह से सहयोग हुआ, इसके बारे में जानकारी दी गई और आगे की जो स्थिति है, आगे 23 मई को जो नतीजे आएंगे उन नतीजों के बाद क्या स्थिति होगी, क्या बीजेपी को किसी अन्य के जो क्षेत्रीय दल है उनका सहयोग लेना होगा या किसी अन्य क्षेत्रीय दल को एनडीए में शामिल कराना होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जेडीयू ने इस बार एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन पिछले बार वो जेडीयू एनडीए के अंदर नहीं था, अभी भी अंदर नहीं है, तो जेडीयू के अंदर आएगा, वो इस पर भी मंथन हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज के अमित शाह के नेतृत्व में जो बैठक हुई, बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्रिमंडल थे, नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, उस बैठक में इन सारी चीज़ों की समीक्षा हुई, सारी चीज़ों पे एक दूसरे के अनुभव साझा किए गए और इसके बाद अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे। अभी प्रधानमंत्री भी यही हैं, अमित शाह भी यही हैं, सारे मंत्रिमंडल के सदस्य यही हैं। अभी थोड़ी देर बाद ये निकलेंगे, 8 बजे अशोका होटल में एनडीए के नेताओं के साथ बैठक है और उस बैठक में भी इन्हीं अनुभवों को साझा किया जाएगा। एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके भी अपने अनुभव हैं, वे भी अपने अनुभवों को साझा करेंगे और वे इस बात पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देंगे कि उनके नेतृत्व में किस तरह से चुनाव लड़ा गया और किस तरह से विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे गए। यहाँ तक कि एनडीए के सहयोगी दल ने भी अपने काम से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को प्रमुखता दी और उसके बाद जो स्थितियां बन सकती है, 23 मई को किस तरीके के नतीजे आएंगे, विपक्षी दलों की क्या रणनीति होगी, विपक्षी दल जो सवाल उठाते हैं उन सवालों पे क्या एनडीए की संयुक्त रणनीति होगी, क्योंकि सभी को एक स्वर में बोलना होगा। इन सारी बातों पे 8 बजे के बाद चर्चा होगी। बिल्कुल एक अहम रणनीति पर चर्चा होगी जो बैठक होने वाली है। और एक सवाल और कि क्या इस बैठक में जो एनडीए के घटक दलों के साथ बैठक होने वाली है अशोका होटल में, कुछ नए सहयोगियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है? निश्चित तौर पे जैसा कि अभी मैंने बताया कि जेडीयू अभी तक एनडीए के अंदर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ था, भले ही वो एनडीए के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा, एनडीए में वो, लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। तो एक इस बात पे ज़रूर चर्चा होगी, जेडीयू को मनाने की कोशिश की जाएगी। मुझे जो जानकारी मिली है कि वो मंत्रिमंडल में इस बार अपने प्रतिनिधियों को भेजे केंद्रीय मंत्रिमंडल में। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश की जो स्थिति है, वाईएसआर रेड्डी है, उनकी क्या स्थिति होती है, उन्हें भी बीजेपी संपर्क कर रही है। इसके अलावा बीजू पटनायक का जो बीजेडी है उनसे भी बीजेपी लगातार संपर्क में है और बीजेडी का लगातार ये कहना रहा है कि जो केंद्रीय सरकार उड़ीसा के मामले को प्रमुखता देगा हम उनके साथ रहेंगे। अब सवाल यह है कि वो सरकार में शामिल होते हैं या बिल्कुल अखिलेश सुमंत, कुल मिला के कुछ देर में अशोका होटल में जो एनडीए के घटक दलों की बैठक होने वाली है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ, आगे की रणनीति 23 मई के बाद जब नतीजे आएंगे उसके बाद किस तरीके से आगे एनडीए के घटक दलों को लेकर साथ चलना है, किन लोगों को शामिल किया जाना है, इन तमाम विषयों पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। आपका इस जानकारी के लिए शुक्रिया। और 23 मई को आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस, सपा, बसपा, टीडीपी, टीएमसी, आरजेडी, जेडीएस, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी और डीएमके आदि पार्टियों के नेता इस बैठक में शामिल हुए। हालांकि इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी सहित कई बड़े नेता शामिल नहीं हुए। बैठक में कांग्रेस के अशोक गहलोत, गुलाम नबी आजाद, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, बसपा के सतीश मिश्रा, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, सपा के रामगोपाल यादव, सीपीएम के सीताराम येचुरी आदि नेता मौजूद रहे। वोटिंग के बाद से ही विपक्षी नेताओं की एक दूसरे से मुलाकात जारी है। बैठक के बाद 20 से ज्यादा विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और 23 मई को होने वाली मतगणना में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की खबरों को लेकर आयोग को चिंता जताई है। विपक्षी दलों ने स्ट्रांग रूम के बाहर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की है। मुलाकात के बाद विपक्षी दलों ने कहा है कि चुनाव आयोग ने उनकी ओर से उठाए गए मुद्दों पर विचार करने की बात कही है। तो ये हमारी सबसे बड़ी मांग है
कि एक तो पहले गिननी चाहिए वीवीपैट और उसके बाद दूसरे गिनने चाहिए। दूसरा, अगर उन पांच पोलिंग स्टेशन पे गड़बड़ पाया गया, डिस्क्रिपेंसी पाई गई, तो पूरी विधानसभा के वीवीपैट को गिनना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आया कि वहाँ के ऑफिशियल्स, जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं, चीफ सेक्रेटरी लेवल डाउनवर्ड्स, उन्होंने एक पीसी करके ये कहा कि एआरओ टेबल्स में इलेक्शन एजेंट नहीं बैठा ले जाएंगे, और खाली इस तरह का उन्होंने आज के रोज ये बात कही। तो इसको हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के सामने उठाया। उन्होंने कहा इस तरह का हमने कोई आदेश नहीं दिया है, और हम इसको अभी क्लैरिफाई करेंगे हम लोगों के जाने के बाद कि हर एआरओ टेबल पे हर पार्टी एजेंट को बैठाने की इजाजत मिलेगी। ईवीएम की सुरक्षा और ईवीएम के बदलने के विपक्षी दलों के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने बयान जारी किया है। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों में स्ट्रांग रूम के आसपास संदेहजनक ईवीएम पाए जाने की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। आयोग ने अपने बयान में आरोपों को बेबुनियाद बताया है। चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा है कि इन सभी मामलों में ईवीएम और वीवीपैट राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के सामने ही सील की गई थी। इनकी वीडियोग्राफी भी की गई है। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात है। आयोग ने यह भी कहा है कि उम्मीदवारों को स्ट्रांग रूम की निगरानी की इजाजत दी गई है और उनके प्रतिनिधि 24 घंटे इसकी निगरानी कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने मीडिया में ईवीएम के बदले जाने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया। आयोग ने कहा है कि मतदान के लिए रखी गई अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की गई ईवीएम को मतदान पूरा होने के बाद जमा कराया जा रहा था, जिसको लेकर अफवाह फैलाई गई और राजनीतिक दलों की ओर से हंगामा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के लिए 23 मई को होने वाली मतगणना के दौरान ईवीएम के साथ वीवीपैट को 100% मिलाए जाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा है कि ऐसी याचिकाओं को बार बार समय नहीं दे सकते। दरअसल वीवीपैट के 100% काउंटिंग की मांग को लेकर कुछ टेक्नोक्रेट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। तो भोपाल से हमारे संवाददाता नवविक्रम और गुवाहाटी से अनुदीवान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले नवविक्रम, आपका रुख कर लेते हैं। 23 मई को नतीजे आने वाले हैं। लोकसभा के इस महापर्व का सबसे बड़ा जनता का फैसला आने वाला है और इससे पहले जाहिर तौर पर राजनीतिक दलों की जो धड़कनें हैं वो बढ़ी हुई हैं। लेकिन अगर मैं तैयारियों की बात करूं काउंटिंग को लेकर, तो भोपाल में प्रशासन कितना मुस्तैद है, आयोग किस तरीके से सुरक्षा को लेकर चौकस है और क्या इंतजाम? अमृता, चुनाव आयोग ने अपनी भरपूर तैयारियां कर ली हैं। यहाँ पर जो स्ट्रांग रूम को लेकर जो हमारी बात हुई यहाँ चुनाव आयोग के अधिकारियों से, उनका कहना है यहाँ पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, क्योंकि जो पहले खबर आ रही थी कई देश के कई हिस्सों से कि जो ईवीएम को लेकर, तो इस कड़ी में जब चुनाव आयोग का कहना है कि यहाँ पर ख़ासतौर पर मध्य प्रदेश में ऐसी कोई विशेष खबर नहीं आई है ईवीएम को लेकर, और जो चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से सुरक्षा के ईवीएम के इंतजाम कर रखे हैं, अर्धसैनिक बल तैनात हैं। और साथ ही अगर राजनीतिक दलों के लिहाज से बात करें तो राजनीतिक दलों की धड़कनें जाहिर है कि तेज़ हैं, और मध्य प्रदेश ऐसा सूबा है जहाँ जो सरकार है, राज्य सरकार है, उसको लेकर अभी सियासी उठापटक जारी है। बीजेपी की तरफ से एक पत्र लिखा गया, नेता प्रतिपक्ष जो हैं उन्होंने यहाँ पर विशेष सत्र बुलाने की मांग की। तो ऐसे में यहाँ पर सियासी उठापटक का दौर जारी है। कांग्रेस की तरफ से मीटिंग बुलाई गई है विधायकों की, प्रत्याशियों की। तो आगे आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ जो राजनीतिक समीकरण होते हैं वो क्या होते हैं और किस ओर करवट लेता है ऊंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में जो सियासी हलचल है, कमलनाथ सरकार के बहुमत को लेकर बीजेपी ने प्रश्न उठाए हैं, उसे भी लेकर काफ़ी गहमा गहमी है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या तस्वीर उभरती है। गुवाहाटी चलते हैं अनुदीवान, आपसे जानना चाहेंगे वहाँ पर चूंकि 23 मई को काउंटिंग होनी है, क्या कुछ खास तैयारियां हैं सुरक्षा के इंतजाम को लेकर भी?
बिल्कुल अमृता, अब सिर्फ 23 मई का इंतजार है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल जो है अपना इसी पलों के साथ अपनी धड़कनें तेज करके बैठे हैं, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आने वाला होता है जाहिर है सब जो है उसकी नजरें उसी पर होती हैं। अगर यहाँ पे तैयारियों की बात करें तो यहाँ पे सभी तरह के जितने भी स्ट्रांग रूम है उनके बाहर कड़ी सुरक्षा दी गई है, क्योंकि ईवीएम मशीन का मुद्दा जैसे अन्य राज्यों में उठा है, लेकिन उसको लेकर चुनाव आयोग यहाँ पे पूरी तरह से तैयारी करके बैठा है। यहाँ पे इस तरह की कोई खबर नहीं है और चुनाव आयोग की जो तैयारी है वो जमीन पर भी पूरी दिख रही है। स्ट्रांग रूम के बाहर जो अर्धसैनिक बल, जितनी भी सेंट्रल फोर्सेस सिक्योरिटी है वो सब तैनात की गई है। वहीं अगर राजनीति की बात करें यहाँ पे, तो जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में 25 सीटें हैं, लेकिन 25 सीटों में सबसे बड़ा समीकरण ये रहता है कि यहाँ पे रीजनल पार्टीज के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस भी कड़ा मुकाबला मैदान में देती हैं। अगर हम असम की ही बात करें तो असम में पिछली लोकसभा में जैसे बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी, तो यह जाहिर है वो कहीं ना कहीं अपना क्यास लगा रही है कि इस बार उसका वोट परसेंटेज बढ़ेगा, सीटें बढ़ेंगी। अमृता, सबसे दिलचस्प बात ये होगी कि इस बार नॉर्थ ईस्ट से संसद में कितनी सीटें कौन सी पार्टी लेकर जाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछले 5 साल से हम देखते आ रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पर ज्यादा सरकारें जो है ज्यादा ध्यान दे रही हैं। जी बिल्कुल, पिछले 5 साल में काफ़ी फोकस रहा है केंद्र सरकार का नॉर्थ ईस्ट के विकास को लेकर भी। तो सही कहा आपने, देखना दिलचस्प होगा कि इस इलाके से कितनी सीटें पहुंचती हैं संसद तक। हमारे साथ नवविक्रम भी बने हुए हैं। नवविक्रम, आपसे भी समझना चाहेंगे, एक तरफ तो वहाँ पर जो कमलनाथ सरकार है उसको लेकर भी रसाकसी चल रही है, और दूसरी तरफ वहाँ पर जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर भी किस तरह की सुगबुगाहट है, किस तरह की हलचल है? देखिए अमृता, एग्जिट पोल के आने के बाद यहाँ जो सियासी उठापटक है वो शुरू हो गई है। सबसे पहले जब यहाँ जो प्रत्याशी हैं या फिर जो स्थानीय नेता हैं, जब वो प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के लिए जा रहे थे क्षेत्रों में, वहाँ कई जगह ये कहा जा रहा था कि जब 23 मई को भारतीय जनता पार्टी की संभावित सरकार बनेगी तो फिर यहाँ मध्य प्रदेश में भी सरकार को खतरा रहेगा, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज होगी। वहीं वो हमें दिखाई दिया। सीधा रुख करते हैं बीजेपी मुख्यालय का, जहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर मीडिया से मुखातिब हैं। हरसिमरत कौर जी, श्री रामदास आठवले जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, इन सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का पुष्प गुच्छ देकर और शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया और उनको बधाई दी। तत्पश्चात श्री अमित शाह जी ने अपने विचार सर्वप्रथम रखे। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां, चुनाव अभियान और सबका योगदान, उसके लिए सबके प्रति आभार प्रकट किया। श्री राजनाथ सिंह जी, श्री नितिन गडकरी जी, श्री पासवान जी, श्रीमती कौर, श्री आठवले जी, श्री अनुप्रिया पटेल जी, इन सब माननीय मंत्रीगणों ने भी अपने विचार रखे और उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी को बधाई दी। अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हुआ और उन्होंने अपनी बात मैं सभी के प्रति सहयोग के लिए कृतज्ञता ज्ञापित की और उन्होंने कहा पूरी एनडीए गवर्नमेंट ने बहुत ही परिश्रम करके सारी योजनाओं के क्रियान्वयन में टीम के रूप में काम किया और उसका परिणाम हम सबके सामने परिलक्षित हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 2-3 विशेष उल्लेख किए जो निश्चित रूप से उनकी आत्मा को छूने वाले विषय थे। उन्होंने कहा चुनाव तो राजनीति में बहुत सारे देखे हैं, लड़े भी हैं, लेकिन यह चुनाव राजनीति से ऊपर था और तमाम सारी दीवारों को लांघकर जनता इस चुनाव को लड़ रही थी और यह अद्भुत दृश्य था। तो आप देख रहे थे कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जिस तरीके से कहा कि प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बातचीत में कहा कि ये चुनाव जो है राजनीति से भी ऊपर उठकर था। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी भी जुड़े हुए थे, नवविक्रम और अनुदीवान, आपका शुक्रिया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
2019 general election. As they transform the fate of the nation, the hope of the electorate. See as the results unfold with me on May 23rd. The 2019 polls will soon merge into posterity, altering the local political landscape. Will the southern states be the kingmaker? Watch with me, Kestur Vasuki, on May 23rd, only on Rajya Sabha television. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कर्नाटक में कांग्रेस की अंदरूनी कलह फिर सामने आ गई है। कांग्रेस नेता रोशन बेग ने कर्नाटक में पार्टी नेतृत्व और नेताओं की क्षमता पर सवाल उठाए हैं। रोशन बेग ने पार्टी अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप लगाया है और इसी बीच कांग्रेस ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस और जेडीएस के बीच की तकरार का नतीजा बताया है। I feel sorry for him. I feel sorry for my leader, Shri Rahul Gandhi ji. Buffoons like Venugopal and the arrogant attitude of Mr. Siddaramaiah and the flop show president Mr. Dinesh Gundarao. The result is this. Yeah, I think it is unbecoming of a politician to use such words. I think it's a sad reflection on him. It's a very sad reflection on the person, for a person like him to use these kind of words. Minority leader Mr. Roshan Beg has come out openly against the state Congress leadership, and he has also raised issue of neglecting minority leaders in the Congress party. This clearly exposes the true intent and the true face of Congress party towards the minorities and towards the original congressmen who are airing their opinion publicly now. अरुणाचल प्रदेश के एनएनपी के नेता तिरोंग अबोह समेत 11 लोगों की मौत की खबर है। तिरोंग अबोह खोंसा पश्चिम सीट से मौजूदा विधायक थे। घटना अरुणाचल प्रदेश में तिरप जिले के बोगापानी गांव में उस वक्त हुई जब तिरोंग असम से खोंसा की तरफ जा रहे थे। बताया जा रहा है कि हमले के पीछे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के उग्रवादी संगठन का हाथ हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए इस घटना की कड़ी निंदा की है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी घटना पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैं अरुणाचल के एमएलए तिरोंग अबोह उनके परिवार समेत 11 लोगों की निर्मम हत्या से हैरान हूं, बेहद दुखी हूं। हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ ही अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुए हैं। जहां तक उनका जो दुर्घटना हुआ, उनको जो मारा है, ये एक पॉलिटिकल राइवल होगा और उन पॉलिटिकल राइवल को हमको इंक्वायरी करना पड़ेगा। और ये तिरप चंगलंग में आज इलेक्शन का बाद हमारा एमएलए को जो मर्डर हुआ है, इलेक्शन का पहले एक जिला को मर्डर हुआ है। और कभी भी ऐसे यहाँ जब तक मैं यहाँ का 1981 से स्टेट देहुड जब से ये हुआ है तब से इलेक्शन इतना हुआ है, छोटा मोटा वायलेंस होता है, कभी ऐसे तो हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने काला धन कानून को बैंक डेट से लागू करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में आरोपी गौतम खेतान को भी नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने आयकर विभाग को गौतम खेतान के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया था। दरअसल केंद्र सरकार ने 2016 के काला धन कानून को जुलाई 2015 से लागू करने की अधिसूचना जारी की थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसमें बैक डेट से अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज करने और जांच करने का प्रावधान था। केंद्र ने हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर एतराज जताया था जिसमें उसने आयकर विभाग को वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपित गौतम खेतान के खिलाफ
कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया था। और अब बात सेंसेक्स की। मंगलवार को भी शेयर बाजारों में तेजी का दौर जारी रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क सेंसेक्स 200 अंकों की तेजी के साथ 40,565.82 अंक पर खुला। 30 शेयरों वाला सूचकांक 205.24 अंकों या फिर 0.52% की बढ़त के साथ 39,557.91 अंक पर रहा। ऐसा ही इजाफा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी देखने को मिला। ये 48.90 अंकों या 0.41% की बढ़त के साथ 11,887.15 अंक पर खुला। इससे पहले सोमवार को 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सोमवार को 1,421 अंकों की बढ़त के साथ 39,352.67 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 421.10 अंकों की बढ़त के साथ 11,828 के स्तर पर बंद हुआ। और अब बात खेल की। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड एंड वेल्स में 30 मई से शुरू हो रहे विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए विराट कोहली की कप्तानी में बुधवार को रवाना होगी। भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कप्तान कोहली ने कहा है कि विश्व कप उनकी और टीम के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस साल विश्व कप में खेलने वाली सभी टीमें काफी संतुलित हैं और ऐसे में भारत को जीत हासिल करने के लिए अपना 100% देना होगा। भारत को अपना पहला मैच 5 जून को दक्षिण अफ्रीका से साउथहैम्पटन में खेलना है। इसके बाद वो 9 जून को मौजूदा विजेता ऑस्ट्रेलिया से लंदन के कैनिंगटन ओवल में भिड़ेगी। 13 तारीख को भारत ट्रेंट ब्रिज मैदान पर कीवी टीम के सामने होगी। So we're not worried about anyone's headspace. Everyone was very confident. They were enjoying their cricket, and that's about the only thing you require from them. And playing their first World Cup, look, a team that does well in the World Cup is the one that can handle pressure well, as I said. And secondly, try and be as normal as possible. Looking at the magnitude of those games, the team that stays more focused and more balanced is the team that goes a long way in the tournament. So our focus will be that. और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।